लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार। मिशन 2019 और फिलहाल इन दिनों मिशन 2019 का मतलब सीधे तौर पर जींद का उपचुनाव है, क्योंकि जींद का उपचुनाव 2019 की पहली परीक्षा है। हरियाणा के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक चुके हैं और सबको ये पता है कि जींद की जीत या फिर जींद की हार हरियाणा की राजनीति के साथ साथ उन राजनीतिक दलों की राजनीति को भी एक अलग दिशा देने का काम कर सकती है। हर किसी को अलग अलग रुख पर काम किया जा रहा है। हर किसी राजनीतिक दल ये सोच कर और समझ कर चल रही है कि अगर जींद फतेह किया तो शुरुआत अच्छी हो जाएगी और जींद अगर हारे तो फिर नए सिरे से तैयारी करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक ऐसी रैली की गई जिसमें प्रदेश के मुखिया से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें शामिल रहे। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से राजनीतिक शोषण की बात कही, वो सबको एक ऐसे तीर की तरह चुभने वाला ये बयान था, क्योंकि जींद की जनता भी ये कह रही है कि वहां विकास आखिर नहीं हुआ तो क्यों। अब तो दादा दादी पोता, केवल दादा पोता नहीं, दादा दादी पोता। किस प्रकार का माहौल बन गया है। घर के विवाद, ये घर के विवाद जो हैं ये सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो ये किसी विधानसभा का या प्रदेश का क्या ध्यान रखेंगे, मुझे हैरानी होती है। कई घरों को मिलाकर, परिवारों को मिलाकर पार्टी बनती है तो हमने देखी, लेकिन एक परिवार की दो दो पार्टियां बन गई और वो भी एक दूसरे से हिसाब चुकता कर रहे हैं। किस ढंग से कर रहे हैं, किस सीमा तक चले गए हैं, भगवान ही मालिक है ऐसी पार्टियों का। और ये दोनों जवान, मेरी तो इनको एक नसीहत है कि अभी और कुछ थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य रख करके राजनीति में कैसे काम करना होता है, परिवार को कैसे इकट्ठा रखना होता है, जनता से क्या व्यवहार करना होता है, इसको और सीख ले। और नहीं तो जनता जो है ना, जैसे वो महाभारत में दो खलनायक और दोनों खलनायक द से शुरू होते हैं, मालूम है कौन कौन? दुर्योधन, दुशासन। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने अपना व्यवहार ठीक ना किया तो जनता इन्हीं दो दय से इनको जानने लग जाएगी इनको। विपक्षी पार्टियों ने इतने सालों से जींद का उपयोग, जैसा बताया, रैलियों के लिए तो किया कि यहां की जनता जो है एक सफल अच्छी बढ़िया रैली करके हमको दिखाएगी और उस रैली की सीढ़ी पर चढ़ करके हम आगे जाएंगे, और यह काम लगातार करते रहे। मैं कहूंगा कि उन्होंने कभी जींद के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि रैलियों की सफल करने के बाद एक से एक बड़ा दावा करके जींद का राजनीतिक, जिसको कहना चाहिए, शोषण करते रहे हैं। वो जींद का राजनीतिक शोषण किया है। जींद में संभावनाएं बहुत हैं। जींद की संभावनाओं को देख करके लगता है कि जींद किसी बहुत ऊंचे स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कभी भी जींद के विकास की तरफ नहीं सोचा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने कार्यशैली बदली है, मुझे निश्चित पता है कि हरियाणा की जनता हमारी कार्यशैली से संतुष्ट है और निश्चित रूप से आपके हक में, भारतीय जनता पार्टी के हक में ये परिणाम आएगा। ये मैंने 12 तारीख को व्यक्त किया था। अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा दुख तो हो ही शुरू, लेकिन जनता साथ खड़ी थी। मैं 5 जगह पर जाकर के आया, 5 जगह के मतदाताओं ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में जो आज हमको जिस प्रकार की पहले हमको भुगतनी पड़ती थी सारी बातें, लठ तंत्र का जो एक बोलबाला था, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में एक दिन भी लठ तंत्र नहीं चला। चला क्या? नहीं चला। जो एक बिचौलियों का तंत्र था, भ्रष्टाचार का तंत्र था, हमने उसको ऊपर से नीचे तक खत्म कर दिया। खत्म किया कि नहीं किया? जी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये तमाम बातें कही गई और ख़ासतौर पर जेजेपी को लेकर के जिस तरीके से महाभारत से कंपेयर करने की तुलना की गई, उस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन
इससे इतर राजनीतिक शोषण, जिसकी कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिसका जिक्र किया था कि राजनीतिक शोषण शब्द के जो मायने जब हम निकालेंगे आज अपने इस कार्यक्रम में, तो वो समझना होगा कि राजनीतिक शोषण किस तरीके से हुआ है और राजनीतिक शोषण में कौन कौन सी पार्टियां, क्योंकि सबसे ज़्यादा कांग्रेस और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक यहाँ से चुने जाते रहे हैं। 5 बार कांग्रेस के विधायक यहाँ से रहे हैं और सभी खास मेहमान अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबका रुख करते हैं और आपको मिलवाते हैं इन चारों खास मेहमानों से। हमारे साथ अजय गुलिया जी जेजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ सुखविंदर नारा साहब जुड़े हुए हैं। सुखविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शास्त्री साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सत्यव्रत शास्त्री साहब आपसे करना चाहूँगा मैं। राजनीतिक शोषण अगर हुआ है जींद का, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कितने सालों की रही है? सत्यव्रत जी सुन पा रहे हैं आप हमें? शास्त्री साहब आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं एक बार स्टूडियो लौटता हूँ। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गुलिया जी, आपने कंपैरिजन सुना मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं? साकेत भाई, देखिए मुख्यमंत्री जी की अपनी सोच है, लेकिन वो महाभारत के सारे किरदार गिना गए, वो शायद अभिमन्यु को भूल गए। और दुष्यंत जी ने स्पष्ट तौर पर इसका जिक्र भी किया था कि चक्रव्यूह भेदना भी आता है और ये जितनी भी पार्टियां हमारे खिलाफ चक्रव्यूह रचने का काम कर रही हैं, इस चक्रव्यूह को भेद करके जिनकी जनता के आशीर्वाद से विजयी होकर के लौटने का काम करेंगे। और इनकी तरह सिर्फ चुनाव मौसमी मेंढक बन के नहीं, जैसा दिग्विजय जी ने स्पष्ट भी कर दिया, ये लोग तो पता नहीं कितनी बातें कर रहे हैं। उन्होंने जैसा कि कहा कि 9 महीने का समय आप मुझे दें, ये तो जींद की जागीरदारी की बात करते हैं, हम तो जींद की जिम्मेवारी की बात करते हैं। 9 महीने में जिस जिम्मेवारी को निभा करके जींद की कायाकल्प करने का काम जो संकल्प दिग्विजय जी ने लिया है, उसको उसमें आहुति डालने का काम जींद की जनता करेगी। और मुख्यमंत्री जी की तो अपनी सोच है। ये भी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये सरकार चला रहे हैं, वो भी तो एक परिवार है। और उस परिवार के लोग किस प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाते हैं, इनके खुद के सांसद किस प्रकार के आरोप लगाते हैं, खुद के विधायक गुड़गांव से विधायक किस प्रकार के आरोप लगाते हैं, और जिस प्रकार से इनकी महिला विधायक इनके ऊपर आरोप लगाती हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमारी बात तक सुनी नहीं जाती, तो वो बात किसी से छुपी नहीं है, हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। और ये जींद के शोषण की बात करते हैं, तो जींद का जो शोषण हुआ उसमें तो इनका अहम योगदान है। यही सवाल मैंने सत्यव्रत शास्त्री से नहीं, पूछा वो था जवाब कि नहीं दे पाएंगे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे साकेत भाई, क्योंकि पिछले 4.5 साल से जो जींद का शोषण हो रहा है उसके लिए पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। जवाब तो इनको देना है। बिल्कुल, जवाब हम उनसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे बयान हैं। उन तमाम सवालों और बयानों के साथ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों तक हम पहुंचेंगे। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और बिना वक्त गवाए सीधे चर्चा में हम वापस लौटते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से पहला सवाल मैंने किया था, उस समय आवाज़ उन तक पहुंची नहीं। सत्यव्रत शास्त्री साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्यव्रत जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी। शास्त्री साहब, सवाल ये था कि राजनीतिक शोषण अगर जींद का हुआ है तो बीजेपी कितने सालों में उसकी भागीदार रही? देखिए, बीजेपी का जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं जी, वो राजनीतिक शोषण केवल 4 साल का नहीं, बल्कि ये पिछले हरियाणा के निर्माण से यदि हम लेंगे तो वहां से आरंभ करके कांग्रेस, इनेलो या किसी भी विपक्षी दल की जब सरकार रही है तो बड़े राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने जींद की धरती पे की, जिनकी लोगों ने उनका मैं ये सहयोग पूछ रहा हूँ, किया। क्या आपका 4-4.5 साल का कार्यकाल भी इसमें काउंट तो होगा? उसके बाद आपकी आवाज में डबलिंग हो रही है। वो मतदाताओं की आवाज ऐसे हो जाती है सर, भारी हो जाती है मतदाताओं की आवाज। नहीं, भारी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ
लेकिन यदि आपको ठीक से सुन रहा हो तो मैं बात रखूं अपनी। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये था शास्त्री साहब कि इस राजनीतिक शोषण में 4 से 4.5 साल आपका कार्यकाल भी आता है ना? हमारा कार्यकाल आता है ना, उसका हम जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हमने क्या किया और क्या हो सकता था, और अभी तो हमारे पास 1 साल बाकी है। इतने सारे में हम क्या कर सकते हैं वो भी हमारे हाथ में है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जरा सुखविंदर नारा साहब को जोड़ लेते हैं। नारा साहब, सबसे ज़्यादा विधायक आप ही के रहे हैं, सबसे ज़्यादा राज भी आप ही लोगों ने किया है, और मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि जींद का राजनीतिक शोषण हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा शोषण आप लोगों ने किया। देखिए, पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जींद का शोषण हुआ है, उनको ये बात कहने की बजाय ये बात बतानी चाहिए जनता को कि 4.5 साल की सरकार में जींद के लिए भाजपा ने क्या किया। उनको अपने काम गिनवाने चाहिए कि हमने आज तक जींद के लिए ये कार्य किए हैं, सही बात, और आगे हम ये कार्य करेंगे। सही बात। तभी वो जनता से वोट की अपील करें। सरकार उनकी है आज जी, उनको अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवानी चाहिए। असली बात यह है कि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, पूरे हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ। उनके पास वोट मांगने का कोई आधार नहीं है सिवाय दूसरी पार्टियों को ब्लेम करने के, और खास तौर से कांग्रेस को ब्लेम करने से, क्योंकि उनको पता है आज जो टक्कर है, आज कांग्रेस से टक्कर है। उनको पता है ठीक है कि आज एक नारा साहब, मैं आपके सवाल का जवाब शास्त्री साहब से लूंगा, लेकिन एक बार जरा प्रवीण अत्रे जी को मैं जोड़ लेता हूं। अत्रे साहब, कांग्रेस के बाद जो सबसे ज्यादा विधायक जींद ने दिए हैं वो आपकी पार्टी की तरफ से आए, और आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजनीतिक शोषण है ये, यानी उसके बाद आप लोगों ने शोषण किया। देखिए साकेत, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से नकारात्मक अंदाज में आज भाषण दिया, हालांकि मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास गिनाने के लिए कुछ ना हो तब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जी। मुख्यमंत्री जी शायद भूल गए, सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा और विशेष तौर पे जींद 4 बार जींद के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया साल में। यहाँ के गांव के हालात इतने दयनीय उस वक्त हुए थे कि अगर बारिश हो जाए तो गांव की गलियों में कीचड़ ऐसे इकट्ठा होता था कि गांव में घुसना मुश्किल हो जाता था। किसान खेत में पानी की उपलब्धता न होने की वजह से अपनी फसल का और अपनी खेती सही ढंग से नहीं कर पाता था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रामकली माइनर, बराड़ा माइनर जो सुंदरपुर ब्रांच से मिली वो बनवाई, जिससे कि जींद के किसान को पानी उपलब्ध हो सके। बाकायदा जींद शहर, जींद के गांव की गलियां, सड़कें, फिरनियां सब पक्की हुई। और आपको याद होगा, आप ही के चैनल पे मैं चर्चा कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस वक्त ये कहा था कि उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वहां से फंड आते थे और चौटाला साहब ने यहाँ पे खर्च किए। अब मैं बार बार यही सोचता हूँ कि 4.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्या कारण है कि या तो ये केंद्र से पैसा नहीं ले सके या ये पैसे को खर्च नहीं कर सके? क्यों इतने बदतर हालात है जींद के? राजनीतिक शोषण का बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने वाला ये है कि 4.5 साल से प्रदेश की कमांड आपके हाथ में है, जींद की गलियां, सड़कें, सीवरेज सिस्टम, नालियों सब लचर हालात में पड़ा हुआ है। क्यों नहीं आपने इसके लिए कुछ किया? इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, बाकायदा सीवरेज सिस्टम सही रहे, बाकायदा नालियां पक्की हो, बाकायदा गलियां पक्की रहे, ये सब काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जींद में करवाए। ठीक है, और जींद के प्रवीण अत्रे साहब, ठीक है, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं। गवा देते हैं। मैं मेरे पास साकिब भाई बस एक लाइन में खत्म करूंगा जी। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से महाभारत का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी से आपसे निवेदन करूंगा, अगर कभी मिल जाए तो मेरी तरफ से पूछ दीजिएगा कि साहब इस प्रदेश का चीर हरण तो आपने किया। आपने जिस तरह से 3 बार प्रदेश को जलवा दिया, 100 से ज्यादा लोगों को गोली से उड़वा दिया, कानून व्यवस्था के लचर हालात ये है कि एक दिन में 5 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं। ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब जरा शास्त्री जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले नारा साहब एक सवाल का ये जवाब दीजिए कि आज तो सुरजेवाला जी ने खुद को सीएम का कैंडिडेट भी करार दे दिया। उन्होंने कह दिया कि 5 साल मुझको दे दीजिए, जींद की तस्वीर ना बदल दी तो कहना, और ये भी कह दिया उन्होंने कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि कैथल से इस्तीफा दे दूंगा। तो आज तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी ना। हम लोग बार बार ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते थे कि कैथल छोड़ेंगे क्या, वो उन्होंने आज खुद कह दिया कैथल से इस्तीफा दे दूंगा। भैया
भैया नारा साहब बताइए। सुखविंदर नारा साहब सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, मैं अजय गुलिया जी एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। अब तो उन्होंने कह दिया कि मैं कैथल से इस्तीफा दे दूंगा, और ये भी कह दिया कि 5 साल मुझे दे दीजिए। 5 साल मुझे दे दीजिए का मतलब क्या निकाला जाए पॉलिटिकल एंगल से? यही ना कि सीएम मुझे बनाइए। देखिए साकेत भाई, अगर किसी स्वयं या एक व्यक्ति के कहने से मुख्यमंत्री या विधायक या नहीं, MP मतलब मतलब तो यही निकल रहा है ना। मैं उनका सिर्फ एंगल- राजनीतिक पहलू जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बयान का राजनीतिक पहलू क्या है। नहीं, उनका एंगल कुछ भी हो सकता है, उनकी अपनी उनकी सिर्फ एक सोच है, किसी तरह जींद की जनता को बरगलाने का वो काम करें। और मैं आपके टीवी चैनल पे सुरजेवाला जी को बता देना चाहता हूँ, वैसे तो ये भविष्य के गर्भ में है, कि वो चिंता ना करें, उन्हें कैथल से इस्तीफा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जींद की जनता उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी और उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करेगी। जब उनकी जमानत जब्त हो जाएगी ना, तो साकेत भाई मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप अपने टीवी चैनल में इंटरव्यू करते वक्त उनसे पूछना कि आपको तो कैथल से इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिन की जनता ने आपकी जमानत जब्त करवा दी। और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े हमले कर रहे थे। इनके पिताजी क्यों नहीं आए इनके चुनाव प्रचार में? कहाँ थे वो? नहीं, क्यों नहीं आए? ये किस प्रकार के आरोप? अभी आपके टीवी चैनल पे मैं देख रहा था उनका भाषण, ये सारी नकारात्मक राजनीति की बातें हैं। क्या जींद के विकास की बात करी? नहीं, सिर्फ एक बात कही कि 5 साल मुझे दे दो, मतलब आगे का अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जींद की जनता का फिर से इस्तेमाल करने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जींद की जनता अब इस बुलावे में, किसी भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जींद की जनता ये देख करके निर्णय करेगी कि कौन उनके लिए काम कर सकता है, कौन उनके बीच में रहेगा, उसको चुनने का काम करेगी। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम नहीं करेगी। जैसे कि सुरजेवाला जी बोल रहे थे कि अगर गलती से वो बन गए तो वो तो दिल्ली रहेंगे। जींद की जनता के लिए, जींद की जनता के बीच में वो नहीं जाएंगे, वो तो दिल्ली रहने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सारे सवाल भी उठाए सुरजेवाला ने, वहाँ विकास की बात उन्होंने की है कि जींद का विकास नहीं हुआ, भेदभाव का शिकार है। ये सारी बातें उनकी तरफ से ये रखी 14 गई। तक तो मंत्री थे साकेत भाई, तब क्या कर रहे थे? नहीं, तब इन्होंने क्या किया जब ये नारा 14 साहब से एक बार कनेक्शन जुड़ जाए फिर सवाल करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत सारे सवाल आ गए हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स की जब बात आती है कांग्रेस में बहुत सारे नाम आ जाते हैं उम्र के सामने। और अगर सुरजेवाला ये कह रहे कि 5 साल मुझे दे दो, तो जींद से वो 5 साल नहीं मांग रहे, वो पूरे हरियाणा से 5 साल मांग रहे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और लगातार हम इस बात पर चर्चा करें कि जींद का ये उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो की स्थिति है, या फिर एक लेसन दे करके ये चुनाव जाने वाला है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का एक बार हम रुख करना चाहेंगे, और नारा साहब तक जो सवाल हम लेकर के जाना चाह रहे थे। नारा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल ये उस समय मैं पूछ रहा था कि सुरजेवाला जी ने साफ तौर पर कह दिया कि कैथल को छोड़ देंगे अगर वो यहाँ से जीते तो, यानी कैथल की जनता का विश्वास तोड़ेंगे जींद की जनता के लिए अगर जीते तो। नहीं, देखिए, सुरजेवाला जी आज जींद के जनता के बीच में जो आए हैं, उन्होंने एक साफ अपने भाषण में बात कही है कि जींद की माटी का कर्ज उनके ऊपर है, वो अपना कर्ज चुकाने आए हैं, अपना फर्ज अदा करने आए हैं। नरवाना से पहले विधायक बने, सीट वहां पर रिजर्व हुई, कैथल गए, वहां से जीते। सुरजेवाला जनता के बीच में जनता की बात कर रहे हैं, जींद की बात कर रहे हैं नारा साहब। लेकिन अगर आप देखें जेजेपी या नारा साहब, नहीं अभी उनका जो फोकस है अपने परिवार की सुरजेवाला जी पर रहेंगे। ये नहीं, एपिसोड पूरा नहीं हुआ। देखिए, वो ये एपिसोड पूरा नहीं साथी हुआ। प्रवक्ता को इतनी चिंता हो रही है। अरे तो सुरजेवाला सुरजेवाला की जी बात कर रहा नहीं, हूं। सुरजेवाला जी के पिताजी सुरजेवाला चुनाव जी में की- क्यों? आप अरे सुन नहीं, लीजिए ना। आपको दूसरों सुन के लीजिए परिवारों ना। की इतनी मैं- चिंता आप सुन है लीजिए ना तो बात को। सुरजेवाला नारा जी के साहब, पिताजी सुन लीजिए चुनाव ना। में क्यों सुन नहीं आए? लीजिए ना। लोग सीडी सुन लहरा लीजिए ना देते बात क्या? को। सीडी लहरा आप सुन देते लीजिए क्या बैठ उनके के। सामने? वो सुन चुनाव लीजिए प्रचार ना में, बात को। अरे आपको दूसरों के परिवारों में इतनी देखिए, दिलचस्पी आप है। सुनने का रणदीप मतलब सुरजेवाला नहीं को है, इतनी नहीं। आप दिलचस्पी बोल दूसरों लीजिए, के आप बोल परिवारों में लीजिए। है नहीं।
रणदीप सुरजेवाला को इतनी दिलचस्पी दूसरों के परिवारों में है, उनके खुद के पिताजी क्यों नहीं चुनाव में आए? अरे अच्छा, क्यों नहीं आए? ठीक है, गुलिया साहब, क्यों नहीं आए? गुलिया क्या साहब, लोग सीडी लहरा देते उनके सामने? गुलिया साहब, एक वो सेकंड। सीडियां दिखाई देते उनको। अपना अपना स्वार्थ के लिए वहां पर आई है, नहीं। दिखाना चाहते हैं कि ठीक, गुलिया साहब, एक सेकंड, गुलिया साहब, ऊपर है। सुखविंदर नारा जी, आज जनता के नारा जी, एक सेकंड, बात कर रहे हैं, सुखविंदर नारा साहब, कर रहे हैं। नारा साहब एक सेकंड, जी, नारा बिल्कुल। साहब एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आप ये इनको नहीं, पहले आप इनको चुप करवाइए, मुझे थोड़ा आप बोलने आप दें, ठीक है, मैं अपनी ठीक बात है, रख पाऊं। ठीक है, नारा साहब, सवाल मेरा ये है, आप ये कह रहे हैं कि वो जींद का कर्ज चुकाना चाह रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं साहब, अभी कुछ महीनों के बाद लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते और उसके बाद वहाँ जींद से उतारते। अभी जींद से उतार देखिए, करके क्या होगा? उनका अगर आप स्पीच सुने सकेत जी, वो क्या कह रहे हैं? वो विधायक तो पहले से हैं, वो पद की लालसा में नहीं आए, सत्ता की लालसा में नहीं आए हैं। मैं तो अगला राहुल सवाल मेरा गांधी यही जी है, ने इस चुनाव को अगला बड़ा सवाल यही है, सीरियस लिया है। अगला और सवाल एक नारा बड़े साहब नेता यही को है कि जनता के सत्ता बीच की में बात भेजा उन्होंने है। की है। वो किस लिए आए हैं? आपने वो जनता पता के नहीं लिए आए सुना हैं। या नहीं सुना उनका अगर भाषण? स्वार्थ में आते, आपने सत्ता के उनका लिए भाषण आते, सुना या तो नहीं विधायक सुना? तो नारा पहले से साहब, है। नारा साहब, उन्होंने कहा मुझे 5 साल दे दो। बिल्कुल, जनता टीवी 5 पे मैंने साल आपके दे ही दो का चैनल क्या पर सुना मतलब है साहब? वो तो खुद को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। 5 साल दे दो का मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या मतलब है। देखिए, आपको पता है ये उपचुनाव है, इसकी टर्म कितनी है? जब तक ये विधानसभा का टर्म है तब तक इसका टर्म है। अगर अक्टूबर में खत्म होता है तो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से चुनाव होना है। अगर जिनका विकास करना है तो एक लंबे समय तक जो पूरी टर्म होती है 5 साल की, वो विधायक की रहनी जरूरी है। ये बात आप भी समझते हैं। 5-6 महीने में तो विकास नहीं हो सकता ना। तो अक्टूबर में मांगते ना 5 साल, ये संभव नहीं है। अक्टूबर में 5 साल मांगना चाहिए था उनको। देखिए, अक्टूबर में अभी तो खुद को कैंडिडेट, अभी तो खुद को सीएम के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। जो भी कांग्रेस की तरफ से जींद में आता या फिर किसी का समर्थित अगर होता तो वो सीएम के कैंडिडेट के तौर पर ही देखा जाता। और तभी ये कहा गया था, रामविलास शर्मा ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि आपके रास्ते का कांटा निकल गया। अब यहाँ पर सुरजेवाला साहब 5 साल मांग रहे हैं, यानी कि वो खुद को सीएम के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे कि ये जीत हुई तो सीएम का कैंडिडेट। देखिए, आज क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या अन्य जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, उसकी सुरजेवाला जी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या प्रचार में नहीं आ रहे हैं? वो प्रचार कर रहे हैं सुरजेवाला जी के लिए। वो इधर प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीबीआई का रेड चल रहा है। आज एक रैली थी, दूसरी तरफ छापेमारी भी चल रही है। आप बोलने दीजिए मुझे। एक तरफ प्रचार, दूसरी तरफ सीबीआई छापेमारी। आज आप सुनते ही नहीं। आप जब सुनेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा क्या? फिर बोलने का फायदा क्या है? हम डिबेट में बैठे हैं, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए एक बार जरा। आज जिनके अंदर एक रैली थी, सबको पता है इस बात का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वहां पर आना था, लेकिन आज भाजपा ने क्या किया? भाजपा डर गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं और चुनावी माहौल जो है और गर्मा जाएगा, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने क्या किया? उनके घर पर सीबीआई की रेड डलवा दी। वो रेड आज के दिन क्यों डली? आज से पहले रेड क्यों नहीं हुई? या चुनाव के बाद भी तो रेड हो सकती थी? आज ये रेड क्यों? अच्छा, मतलब इस चुनाव प्रचार के लिए सीबीआई इंतजार करेगी? वही लोग आज डरे हुए हैं। सीबीआई इंतजार करेगी आपके चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, आज सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है साहब, लेकिन समय सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, क्यों है? स्वतंत्र संस्था है ये। हरियाणा के अंदर सुखविंदर नारा साहब, ये स्वतंत्र संस्था है सीबीआई। अगर आप पढ़ें इसके बारे में तो सोचने वाली बात है। हम सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, उसको अपने काम में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। प्रचार ना कर पाए। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये साहब ये स्वतंत्र एजेंसी है, किस तरह से बीजेपी ये सरकार के आदेश पर काम नहीं करती। आरोप बेशक लगे हो सीबीआई पर, लेकिन ये सरकार के आदेश पर काम नहीं करती। किसने कहा? सकेत जी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अरे छोड़िए साहब, कह रहे हैं। अरे आप तो सरकार को फेवर कर रहे हैं क्या करके? तो सरकार के 2014 याद कर लीजिए, फिर तो आप कहेंगे उस समय तो तोता कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। सीबीआई को तोता कहा गया था आपके कार्यकाल में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आपके कार्यकाल में भी कहा गया था, फिर आपके कार्यकाल में भी कहा गया था। सर सकेत जी, आप भूल गए क्या अपना कार्यकाल? बात को आप अपना कार्यकाल भूल गए क्या? सीबीआई के डायरेक्टर को रात को आप 2014 से पहले चले जाइए ना साहब। नारा साहब 2014 से पहले जाइए। केंद्र में सीबीआई के इशारों पर काम करती थी सीबीआई, ये कहा गया, ये आरोप लगते थे। तब आप उस आरोप को नहीं मानेंगे, अभी बीजेपी के आरोप को मान लेंगे। भाजपा के समय में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है। अरे छोड़िए साहब, आप कहां चले जा रहे हैं? आप यकीन कीजिए हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान के संविधान पर। खैर, प्रवीण अत्रे जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका कमेंट।
किसके लिए किया आपने? रविंद्र स्वार्थ के जी, लिए किया? पहली चीज तो ये है, रविंद्र मेरे जी। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि हुड्डा साहब आप प्रचार करते आपके जींद में तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है मित्र। इनके लिए एक सलाह है, बुजुर्ग भी कहते हैं कि इंसान चाहे सांप बिच्छू ले, शेर पाल ले, लेकिन कभी ना पाले। ये शायद भूल रहे हैं, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हरियाणा में रही। इन्हीं की पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी एक चैनल को इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि अगर हुड्डा साहब ने 10 साल में हरियाणा में कोई काम किया होता तो कांग्रेस के ये हालात ना होते। अगर हुड्डा साहब जींद में आते तो जींद की झूठ मत जनता बोलिए, ये सवाल झूठ मत पूछती बोलिए आप। कि 10 ये साल गलत आप आरोप मत सत्ता लगाइए, में थे, ये झूठ मत आपने बोलिए जींद चैनल पर में आप। 70 हालात गलत स्टेटमेंट मत दीजिए, जो गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं अत्रे जी। सही है, आप साल में क्या रिस्पॉन्सिबल था? स्टेटमेंट दीजिए यही सवाल जो तथ्यों पर आधारित हो। आप ये जनता के सामने एक चैनल पर बैठ करके ये झूठ मत बोलिए इस तरह का। आप झूठ बोल रहे हैं आप बिल्कुल। किसी सड़क पे में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, गलियां टूटी पड़ी है, अत्रे जी, सड़कें आप मुझे टूटी ये पड़ी बताइए है, और आप जिन में किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? क्या वहां की जनता कंडेला कांड भूल गई जब 11 किसानों के ऊपर आपने गोले चलवाई थी, 11 किसानों को शहीद किया था और 350 ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए थे? आप किस आधार पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप बताइए पहले हमें, क्या आपका नैतिक आधार कोई बचा है चुनाव लड़ने का? वहां पर किस आधार पर लड़ रहे हैं आप? 10 साल में हमारी पार्टी सरकार रही, क्या कोई किसान आंदोलन हुआ? क्या किसी किसान के ऊपर कभी गोली चलाई गई? आपकी सरकार जब थी किसानों को डराया गया, धमकाया गया, उन पर गोली चलाई गई, उनकी आवाज को दबाया गया, व्यापारियों को धमकाया गया। किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? साहब एक एक करके, नारा साहब और आप झूठ बोलते हैं चैनल पर आकर एक एक करके हमारी सुन पार्टी लीजिए, के नेता पर एलिगेशन रविंद्र लगाते हैं, जी को आरोप पूरी तरह लगाते से हैं। सुन लीजिए। किस तरह से आप बात को प्रोजेक्ट करते हैं अपनी? अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की हालात भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग ऐसे हैं। एक उधार का उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके ठीक उधार के है, ये उम्मीदवार को लेते हैं। उधार का उम्मीदवार और उसके साथ साथ सीबीआई की तरफ से क्या वाकई रेड करवाया गया और ये कोई टाइमिंग फिक्स की गई थी? इन दोनों सवालों का जवाब शास्त्री जी आपसे लूंगा। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक तक आप सोच लीजिए कि क्या इसका जवाब दीजिएगा आप। और छोटे से ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे सीधे बीजेपी से इन सवालों के जवाब लेंगे। ब्रेक में स्वागत है आप सबका। और लगातार इस बात पर चर्चा हो रही कि आखिर जींद की धरती पर किसने अंगद के तौर पर अपने पैर जमा लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन अब बचा नहीं है जब मतदाता ईवीएम में उस बटन को प्रेस करेंगे जिसको वो चाहते हैं कि सत्ता की चाबी या जींद की चाबी उसे मिले। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा के फाइनल पड़ाव में इस वक्त हम हैं, जल्दी जल्दी से रिएक्शन लेंगे। सतपाल शास्त्री साहब, सवाल मैंने आप पर ब्रेक से पहले ही दे दिए थे, उसका जवाब। जी साकेत जी, पहला आपने प्रश्न किया कि क्या सीबीआई की रेड का टाइम फिक्स था। ऐसा है कि आप भी जानते हैं और इसमें बैठे सभी लोग और दर्शक भी कि भाजपा की 4.5 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आया जब किसी को यह कहने की आवश्यकता पड़ी कि सीबीआई का दुरुपयोग हुआ। इतने बड़े लंबे काल में यदि सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया तो एक छोटे से उपचुनाव के लिए जिसका सरकार पर या उसकी स्थिरता पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता, तो ये तो मैं इस बात की सोच को भी कंडम करता हूं। और जो कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को रोक लिया, भैया भूपेंद्र हुड्डा को रोकने की आवश्यकता ही नहीं। ये काम तो रणदीप सुरजेवाला जी ने खुद कर दिया। उन्होंने अपने आप के लिए 5 साल मांग लिए, इसलिए ये घोषणा कर दी कि मैं यदि चुनाव जीता तो अगला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा। और यही मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए ही ये चक्कर है। तो ये बाकी काम सुरजेवाला जी को नहीं और हमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के जो संभावित भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है वो कर देंगे, एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा जेजेपी के लिए, जो अजय जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनके समर्थन के कल जिस प्रकार के घटनाक्रम होने वाला है, ये काम कल केजरीवाल जी कर देंगे। वो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कल दिग्विजय जी को समर्थन करने आ रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा के पानी पर उनका हक से नकारा था और कहा कि पंजाब का पानी पंजाब के लिए है, हरियाणा के लिए नहीं है। वो कल हरियाणा में जींद की जनता से किस शर्त के ऊपर वोट मांगेंगे कि आप ठीक है, अजय गुलिया जी का रिएक्शन ले लेते हैं एक बार। अजय गुलिया जी का सहयोग करेंगे जो पंजाब में उन्होंने
हरियाणा के खिलाफ बयानबाजी की थी ठीक है और कल उसका जवाब ठीक है। जिंद की जनता और केजरीवाल जी को उनके ठीक सामने है देगी। शास्त्री साहब, ठीक है गुले जी। साकेत भाई देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि हरियाणा के हकों की लड़ाई में अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जींद की जनता कल ये सवाल भी जरूर पूछेगी, जींद की जनता कल ये सवाल जरूर पूछेगी कि ये वही भाजपा के प्रवक्ता हैं, उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनकी केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है और सुप्रीम कोर्ट मान्य प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उसके अंदर आ चुका है कि हरियाणा प्रदेश को नहर का आप निर्माण करवाएं। अगर ये कोई भी प्रदेश आनाकानी करता है तो केंद्र की सरकार लेकिन को आपको तो ताकीद पता है ना किया। गुलिया साहब, केजरीवाल के स्टेटमेंट पता है ना आप? नहीं, केजरीवाल ने जरूर कोई पंजाब, देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं, उन्होंने पंजाब में ऐसे जाकर ये क्या बयान बच के दे- निकलने की आप नहीं, कोशिश मत कीजिए गुलिया साकेत भाई, साहब। वो हम लोगों ने कई बार डिबेट किया है एसवाईएल के मसले पर, जिसमें हम लोगों ने केजरीवाल के स्टेटमेंट को भी रखा है और आप भी उस चर्चा में शामिल रहे अब आप हैं एक- और आपने मुखालफत भी की है केजरीवाल की उस देखिए, अब दौरान। मेरी बात तो सुने साकेत भाई, मेरी बात सुने। अब जब बात हरियाणा के हकों की है तो केजरीवाल जी पूर्ण रूप से कानून में आस्था रखकर जो हरियाणा का हक है उन सारी चीजों तो को आप मान लोगों ने करके पॉइंटर्स दे दिए हैं ना केजरीवाल जी को कि कल जब आप आएंगे हरियाणा में तो एसवाईएल के नहीं, मसले पर साकेत- या तो कुछ भी ना बोलें और अगर बोलें तो उसके पक्ष में बोलें। साकेत जी देखिए, उन्होंने हमारा उनका कोई पहले साकेत मेरी जी बात ये तो कहें सुनिए। कि मैंने जो बयान दिया था वो गलत दिया था, मैं उसकी गलती की माफी मांगता हूं। केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए यदि हरियाणा की जनता से वोट मांगना चाहते हैं तो। देखिए, माफी तो भाजपा के लोगों को, भाजपा सरकार को हरियाणा प्रदेश से मांगनी चाहिए कि जो वादे करके हरियाणा की सरकार में ये आए थे, सत्ता पे काबिज हुए थे, वो किसी भी पूरे 10 भी उन्होंने 154 संकल्प पत्र में थे, 10 भी इन्होंने पूर्ण रूप से पूरे करने का काम नहीं किया। तो माफी तो आपको मांगनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का जो आप लोगों ने काम किया है, बरगलाने का जो आपने काम किया है, उसके लिए माफी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जींद की जनता 28 तारीख को दिग्विजय चौटाला के पक्ष में मतदान ठीक करके है। आपको करारा जवाब देने का भी काम करेगी। सुखविंदर नारा साहब के पास जरा चलते हैं, कांग्रेस की तरफ से वो जुड़े हुए हैं। नारा साहब, एक सवाल जो केजरीवाल के मसले को लेकर के उठाया जा रहा है बार बार जेजेपी पर, तो जेजेपी को तो समर्थन हासिल है, कौन सा गठबंधन कर लिया उन्होंने जिसकी पॉलिसीज मिलनी चाहिए? वो तो बाहर से समर्थन कोई भी दे देता है और जब बाहर से समर्थन मिलता है तो ये जरूरी नहीं कि दोनों की पॉलिसीज, दोनों की विचारधारा एक हो। देखिए, अगर कोई समर्थन देता है और समर्थन को आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको आप मानते हैं, तो आप एक दूसरे की पार्टी में विचारधारा में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं। दिल्ली में तो आपने सरकार केजरीवाल चलाई की थी मेरे भाई विचारधारा उनके है, जो साथ। पार्टी का स्टैंड रहा है, हरियाणा आपने के तो हितों मेरे के भाई खिलाफ रहा दिल्ली है। में सरकार चलाई थी उनके दुष्यंत साथ। चौटाला ने केजरीवाल से सहयोग ले लिया, उनकी गोदी में बैठ गए, हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है। नहीं, सोचना आपने तो चाहिए दिल्ली में कि उनके वो साथ नेता सरकार चलाई जो SYL मेरे पर भाई, विरोध आपने तो करता है, दिल्ली में पंजाब उनके की साथ बात करता सरकार है। चलाई। अच्छा, ठीक है। आज क्या हरियाणा समर्थन की की बात बात कैसे है? गुलिया जी, करते ठीक है, हैं? आप जरा ठीक है, कहिए बात हमें, ठीक है। आप क्यों सहयोग, आप नकारते क्यों नहीं? अरे आप मना साहब, क्यों नहीं करते कि सुखविंदर हमें नारा सहयोग नहीं साहब, चाहिए? एक पॉइंट के उन्होंने साथ मना मैं किया, चर्चा को नहीं खत्म कर रहा आपने हूं। तो सरकार एक पॉइंट के साथ मैं इस चर्चा को खत्म कर रहा हूं कि यहां तो जेजेपी ने समर्थन लिया है। पानी कौन नहीं दे रहा है? कांग्रेस नहीं दे रही है साहब, आप नहीं दे रहे हैं पानी। आप ही का बड़ा भाई कह लीजिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और वही पंजाब कांग्रेस नहीं दे रही पानी साहब, वही कांग्रेस नहीं दे रही है और आप यहां जेजेपी के समर्थन पर आपत्ति कर रहे हैं साहब। आपके लोग पानी नहीं दे रहे हैं हरियाणा को तो आप बिगड़ते नहीं है। चलिए, इसी के साथ इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।